नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे अनामिका को इंसाफ कब। जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले का केस लंबा होता जा रहा है और हर दिन नए नए यहां से घटनाएं निकलती आ रही, नए नए फर्जी शिक्षक भी निकलते जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे कई नए शिक्षक, फर्जी शिक्षक सामने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ की बात की, ललितपुर की बात की, श्रावस्ती की बात की। श्रावस्ती में बता रहे कि 6 और ललितपुर में 12 फर्जी शिक्षक सामने निकल के आए हैं। प्रतापगढ़ में भी ऐसा ही मामला चल रहा है और इसके अलावा हम अगर और भी बात करें तो 12 बंकी में भी कुछ मामला सामने निकल के आया है। इसके पहले भी करीब दर्जन भर अध्यापकों को बर्खास्त किया जा चुका है। अब 3 और अध्यापक, 2 अध्यापक, एक सह अध्यापक, एक अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक को भी बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। समझिए, तब जरा खेल समझिए। शिक्षक से लेकर के प्रधानाध्यापक तक फर्जी अंक पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। क्या होगा शिक्षा व्यवस्था का हाल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो वास्तव में इसके हकदार हैं, उनका हक मारा जा रहा है। जो फर्जी लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, एक एक प्रमाण पत्र पर दर्जनों दर्जनों जगह नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और जो लोग ईमानदार हैं वो घर बैठे हुए हैं। आखिर अनामिका का कसूर क्या था? क्यों उसने जो सिर्फ मात्र एक अप्लाई किया था और उसका प्रमाण पत्र लेकर के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नौकरी कैसे दे दी गई? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर फर्जी प्रमाण पत्रों पर लोग नौकरी पा कैसे जा रहे हैं? ये कोई पहला और अंतिम मामला नहीं है। ये सिंडिकेट, ये रैकेट बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। ये कोई साल, 2 साल, 4-5 साल का मामला नहीं है, 10 साल से मामला चला आ रहा है और यूं ही चलता चला जाएगा। सिंडिकेट है, इसको तोड़ना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें जुटे हुए हैं। अब इनको पकड़ेगा कौन? छोटी छोटी मछलियां तो फंस जाएंगी, लेकिन बड़े मगरमच्छों को कौन पकड़ेगा? यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से फर्जी मार्कशीट का ये फर्जीवाड़ा निकला था। उसके बाद ये कहा गया था कि जितने भी स्कूल में, विश्वविद्यालय में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उन सब की मार्कशीट की जांच की जाएगी। उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एक बार फिर से इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और एसटीएफ क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है वो मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, या तो जज से, रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए, या सिटिंग जज से जांच कराई जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका होगा क्या? क्या ये एक बार फिर से ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कतई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करने के का ऐलान करती है, क्या वो इस बार इसका सफाई कर पाएगी? और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि अनामिका शुक्ला को न्याय कब मिलेगा? उस बेचारी का क्या दोष? उसने अपना एक अप्लाई किया था, लेकिन उसके प्रमाण पत्र को लेकर के दर्जनों लोगों को नौकरी दे दी गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के कासगंज में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाली प्रिया जाटव के गिरफ्तार होने के बाद सुर्खियों में आए फर्जी शिक्षक मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वही मामले में अब के न्यूज के कैमरे पर खुद असली अनामिका शुक्ला ने सामने आकर पूरी हकीकत परत दर परत खोल दी है। सूबे में 25 जिलों में एक साथ नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई अनामिका और कई नाम वाली युवती के मामले में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ। जबकि असली अनामिका शुक्ला कहीं नौकरी ही नहीं कर रही। महिला ने पीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति के सामने पेश होकर इस बात का शपथ पत्र दिया है।
अनामिका ने खुलासा किया कि उसने साल 2017 में नौकरी के लिए आवेदन जरूर किया था, मगर उसका बच्चा छोटा होने की वजह से उसने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की थी। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। बीएसए के मुताबिक अनामिका शुक्ला की ओर से शपथ पत्र दिया गया, जिसमें शैक्षिक अभिलेखों को फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। बीएसए के सामने पेश हुई महिला ने कहा कि उसके शैक्षिक अभिलेखों के साथ गलत इस्तेमाल कर इस मामले में पकड़ी गई युवती ने अलग अलग जगहों पर नौकरी हथियाने का काम किया है। उसने आशंका जताई कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी वो पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। बिल्कुल अब तो मुझे लगता है कि वेतन लगाने से पहले जब तक पूर्णतः सत्यापन न हो जाए तो किसी भी कर्मचारी का वेतन न लगाया जाए। इस तथ्य से यही हम लोग को सबक मिलता है कि पूर्णतः सत्यापन हो जाए और व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा है कि कर्मचारी को भेजकर सत्यापन कराया जाए, इससे स्थिति क्लियर हो पाएगी। बता दें, अनामिका ने वर्ष 2007 में हाई स्कूल की परीक्षा कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज से पास की थी, जिसमें उसने 80.16% अंक मिले थे। 12वीं की परीक्षा उसने वर्ष 2009 में बेनी माधव जंग बहादुर इंटर कॉलेज से की, जिसमें उसे 78.6% अंक मिले। स्नातक की परीक्षा उसने रघुकुल महिला विद्यापीठ से 2012 में की, जिसमें उसे 55.61% अंक मिले। उसने आदर्श कन्या स्नाकोत्तर महाविद्यालय जियापुर टांडा अंबेडकर नगर से साल 2014 में किया, जिसमें उसे 76.5% अंक मिले। टीईटी की परीक्षा उसने 2015 में दी, जिसमें वो 60% अंकों से पास हुई थी। वहीं मामले में पति ने पूरा खुलासा करते हुए पत्नी के नाम पर फर्जीवाड़े की बात कही, जिसके बाद आनन फानन में पत्नी को लेकर बीएसए के पास पहुंचे। साहब, मेरी पत्नी का नाम अनामिका शुक्ला है, जो 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई की थी, लेकिन सीजर से बच्ची हो जाने की वजह से हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता का दुरुपयोग हो गया और हम लोगों के संज्ञान में आप लोगों मीडिया बंधुओं के थ्रू आया, जो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएसए साहब के संज्ञान में ये दर्ज कराया। उसके बाद हमने नगर कोतवाली में एक FIR भी पंजीकृत करवा दिया है, उसकी कॉपी भी बीएसए साहब को दे दी गई है। हमने वो जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। अब हम काउंसलिंग नहीं करा पाए और उसका जो दुरुपयोग हुआ किस तरीके से हो, कहाँ से हो, ये तो आप लोग सक्षम है, आप लोग ही पता कर सकते हैं। मूल अभिलेख मेरे पास है। क्या कर रही है इस समय तुम्हारी? मेरी वाइफ कुछ नहीं कर रही, घर पे ही रहती है। वहीं पूरे मामले में एक रईस बाबू का नाम भी अब सामने आ रहा है, जिसकी मिलीभगत से पूरे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह प्रिया जाटव ने अनामिका के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, उसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। स्पेशल डेस्क, ए न्यूज। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनामिका शुक्ला को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि वो तो बेमतलब फंस गई बेचारी। गई थी नौकरी पाने के लिए, नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे क्या पता था कि उसको तो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी में फंस गई। लेकिन उसके नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाएगा, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाएगी, करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि एक एक को नौकरी देने के लिए 1-1 लाख रुपया कम से कम लिया गया। एक जो महिपाल है, महिपाल ने बताया कि उसने 50,000 रुपये तो सिर्फ अपना भैंस बेच करके दिया था और 50,000 रुपये कर्ज लेकर के दिया था, जिससे कि उसकी बेटी की नौकरी लग जाए, उसका जीवन संवर जाए। और ये है फर्जी शिक्षकों का हाल। और जब ऐसे शिक्षक पढ़ाएंगे, पैसे दे करके पढ़ाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
आकाश राय हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। स्वागत है आपका आकाश जी। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है प्रभात जी। और माफ करिएगा, प्रदीप सिंह और बब्बू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के कपीस श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है कपीस जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री आरपी मिश्र साहब, डॉक्टर आरपी मिश्र साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश राय जी, आखिर उस बिचारी अनामिका शुक्ला का कसूर क्या है, उसको न्याय कैसे मिलेगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसका साफ मानना है कि हमारी जो नीति है, चाहे वो अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम करते हैं। लेकिन आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि ये सारा खेल जो है पूरा एक सिंडिकेट बना के अभी से नहीं दशकों से चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसी को रोकने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क एक शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम हमारे जितने भी प्राथमिक शिक्षक या उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी ऑनलाइन फीडिंग, उनकी सारी जानकारी हर जिलों में उनकी इसलिए रखी जाती है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य दूसरे जिले में होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको उस पोर्टल के माध्यम से मिलती है। और इसीलिए इसी साल मार्च से उसमें हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं उनको भी इस व्यवस्था में हमने जोड़ा है। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्रकरण हम लोगों के सामने आया है, इसमें अभी तक जो सरकार ने जांच की है उसके हिसाब से अभी तक टोटल 9 अनामिका शुक्ला के नाम पे अभी तक पकड़ा गया है, जिसमें एक तो क्या नाम है कि शामली डिस्ट्रिक्ट में था और 8 अन्य जनपदों में, जिसमें वाराणसी, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, कासगंज और प्रयागराज था। और जब पूरी जांच हुई है तो इसमें इन 9 में से कुछ ऐसे थे जो जिनकी उपस्थिति नहीं होती थी या कुछ कारण ऐसे रहे कि जो आते नहीं जाते, तो 6 ऐसे लोग थे जिनको सरकार की तरफ से 12,24,700 रुपए का अभी तक भुगतान भी हुआ है, उसकी भी रिकवरी हम करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी कि जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में 746 ऐसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और उसमें लगभग 5,000 शिक्षक शिक्षिका हैं, उन सब की जांच का आदेश दे दिया गया है कि अगर ऐसा किसी और विद्यालय में होता है तो उस पर भी कार्रवाई हम करें। प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं आपको बात बताना चाहूंगा आंकड़े के साथ कि जब हमारी सरकार आई है तो हमारे पास ये कुछ लोगों ने शिकायत की कि पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उच्च प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़े के माध्यम से भर्ती हुए हैं, जिसमें 775 लोगों की अभी तक हमने सेवा समाप्त कर दी है, 522 के खिलाफ FIR हमने दर्ज की है और 23 ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, इसके अलावा प्रदीप जी, मैं एक बात पूरी करूंगा अपनी। 2004-5 की बात है, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, आगरा की बात है, जिसमें B.Ed की कुछ फर्जी डिग्रियों को लेके उसमें शिकायत की गई थी, जिसमें हमने 1356 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें अभी तक 926 की हम सेवा समाप्त कर चुके हैं। टोटल मिला के हमने 1701 लोगों की जो समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां हुई थी उसको हमने निरस्त किया है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, आप आज आपके उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, CLP लीडर आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि श्रावस्ती में 6 और फर्जी आ गए हैं, ललितपुर में 12 फर्जी उर्दू शिक्षक सामने आए हैं। क्या है ये मामला? ये आकाश जी तो बता रहे हैं कि मात्र 9 और 6 15 लोग हैं कुल। प्रदीप जी, अब ये देखिए लगातार ये अनामिका जी तो एक उदाहरण है, और अनामिका जी के नाम पर 25 जगह पे सैलरी मिल रही, 1 साल तक मिलती चली गई और सरकार मौन रही। सरकार की आंख के नीचे से 1 साल तक कोई अमुक व्यक्ति जो फर्जी है वो सैलरी लेता है और सरकार मौन खड़ी देखती रही। अब ये देखिए लोगों के पास डायरियां मिल रही, डायरियों में जितने नाम आ रहे हैं उसमें 18 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। राहुल जी प्रतापगढ़ में FIR कराते हैं कि हमारे मिस्टर पटेल ने हमसे 7.5 लाख रुपए लिया और अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली, इसमें FIR होती। विवेचना में जब सारी बात खुलकर आती है तो सारा भंडा फूटता है।
ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये बताना चाहिए कि इस अनामिका की गलती क्या है। उन्होंने ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण की और पूरे प्रदेश और पूरे देश में आज वो उन पर इस तरह के आरोप आ रहे हैं, उन पर उनके परिवार पर क्या बीत रही है। क्या माननीय योगी जी ने उनसे एक भी सांत्वना भरा कोई शब्द कहा, कोई पत्र दिया? क्या उनके सांत्वना में उन्होंने कोई कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया? नहीं किया। और ये पहली बात नहीं है, आप लगातार देखिए नर्सिंग घोटाला इनके सरकार में है, शिक्षक भर्ती घोटाला आपके सामने, और ये पहली लगातार चल रहा है। इसके पेपर लीक होते हैं, पेपर में सवाल गलत होते हैं, डायरिया मिलती हैं, पैसे की बात होती है और सरकार मौन होती है। हम तो ये कहते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं और सरकार उनके नाम नहीं बता रही है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या इन्हीं पैसों के आधार पर अब उत्तर प्रदेश की आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी ठीक है, सवाल है और योगी जी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, कपिश जी का रुख करेंगे। कपिश श्रीवास्तव जी, आकाश राय कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने पाप किया था वो पाप अभी तक धुलने में लगे हुए हैं। एक पाप हम लोग ने किया था और दूसरा पाप जो है वो नेहरू जी ने किया था, क्योंकि नेहरू जी 70 साल के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने आप को ये समझ ही नहीं पाई है कि वो सरकार में है। वो तो हमेशा अपने आप को विपक्ष में रख करके बात करते हैं। 2017 की रिक्तियां हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें हुई हैं। योगी सरकार के अंदर निकली गई वांट है जिसमें आप देखेंगे कि ये एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। आज तक किसी भी इस देश के अंदर ही नहीं, किसी भी देश के अंदर एक नाम पर 25 जगह पे नौकरी करते हुए कोई नहीं मिला है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है प्रदीप जी? इससे बड़ा भ्रष्टाचार बिना इनके सहयोग से, बिना इनके अधिकारियों के मिले, बिना इनके भाजपा नेताओं के बड़े बड़े संबंध हुए बगैर हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, इनकी मिली भगत इससे भी साबित हो रही है। जो 2 जगह फर्रुखाबाद और ये बनारस के अंदर जो FIR दर्ज हुई है वो मात्र 419 और 420 में हुई है। आखिर सरकार इसका लिपापोती क्यों करना चाहती है? जब इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो फर्जिफिकेशन किया गया है तो 419, 20, 67, 68, 71 और 120 भी क्यों नहीं लगी है? आखिर षड्यंत्र की धारा क्यों नहीं लगी है? इसलिए नहीं लगी है कि इनके हाथ भी मैले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ भी मैले हैं, कहीं वो ना फंस जाए। और देख लीजिए 419, 420 मजिस्ट्रियल ट्रायल है और 467, 68, 71 जो है वो सेशन ट्रायल है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ये सरकार लिपापोती कर रही है। और हम तो एक बात पूछना चाहते हैं कि काहे STF से करा रहे हैं? कितना बड़ा घोटाला है, ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसमें एक प्रमाण पत्र पे 25 जगह नौकरी, करोड़ों रुपए अदा कर दिए गए हैं सरकार के घोटाले के लिए। तो आप ये बताइए कि इसकी जांच क्यों नहीं हायर जुडिशरी से करवा ली जा रही है? आखिर CBI से क्यों बचा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो अनामिका शुक्ला जो 2017 में पार्टिसिपेट की, बिल्कुल रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग कर रहे हैं आप, CBI जज से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, CBI से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, आएंगे आपके पास में। डॉक्टर RP मिश्रा साहब, आप तो लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है कि बेचारी अनामिका शुक्ला का क्या कसूर है? उसको कब इंसाफ मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए, पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है कि जो अनामिका शुक्ला है अब जो बदनामी वो झेल रही है और उसकी जगह फ्रॉड हो रहा है। और ये एक बड़ी विचित्र बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि जिस पर आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति 25 जगह से वेतन सैलरी उस नाम से ले रहा हो, जो मूल है उसको पता नहीं। तो इसमें बिना किसी अधिकारियों के मिली भगत के हो ही नहीं सकता। एक ही व्यक्ति के नाम से इतनी जगह पर उसकी मार्कशीट लगाई गई हो, उसके सर्टिफिकेट लगाए गए हो, वहां से वेतन आहरित किया जा रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इसकी जांच हायर से होगी, लोकल होगी तो दब जाएगी। सरकार चाहेगी कि दब जाए, सरकार नहीं चाहती कि इसका एक्सपोजर पूरी तरह से हो, बदनामी बहुत हो रही बार बार। तो ये वाली अगर इसकी ऊपर से हायर लेवल से जांच हो, CBI से जांच हो, तो इसमें बहुत से चेहरे ऐसे मिलेंगे जो इस घोटाले में सम्मिलित होंगे। छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। और वो अनामिका जी का, उनका क्या हाल है कि बदनामी उनकी हो रही है कि उन्होंने फ्रॉड किया। भाई हम लोग तो ये समझते थे शुरुआत से जो आ रहा था कि उन्होंने 25 जगह से वेतन निकाला, 25 जगह से वेतन निकाला। तो आप उनका दर्द समझिए कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से अन्याय उनके साथ हुआ।
इसमें जो सम्मिलित लोग हैं निश्चित रूप से अधिकारी वर्ग भी होगा, क्योंकि सरकार अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई ही नहीं करना चाहती जो भ्रष्ट है। पिछली सरकारों में भ्रष्ट अधिकारी थे, हमें उम्मीद थी कि वो भ्रष्ट अधिकारी इस सरकार में दंडित होंगे। एक भी अधिकारी दंडित नहीं हुआ, जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट बने हुए हैं, वहीं पर है, ज्यादातर अपना वो काम चला रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आंख मूंदे हुए हमारे जो शासन है, शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और इसीलिए भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ रहा, पनप रहा, कहीं कोई बात नहीं हो रही। चाहे जो भी इनके आपके समय में आने के बाद में नियुक्तियों में इस तरह से खेल हो रहा है, इस जाहिर। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ में, दोबारा से आएंगे आपके बाद में। प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, आखिर अनामिका का कसूर क्या है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अनामिका का कोई कसूर नहीं है, कसूर है उसकी किस्मत का, कि जिस तरीके की शिक्षा माफिया जो इस प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर हैं। और अभी आकाश जी को मैं सुन रहा था, पार्टी का बचाव कर रहे थे, अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के इतने लोगों को बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज आपके ऊपर जो दाग लगा है, ये दाग आपकी सरकार लगभग 3.5 साल से आपकी सरकार चल रही है, और इतने शिक्षकों के जो भर्ती का मामला फिर अटक गया, फिर चला गया ठंडे बस्ते में, और अब जांच होगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली मुख्यमंत्री योगी की सरकार के नाक के नीचे शिक्षा माफिया और ब्यूरोक्रेट का ये खेल कैसे चलता रहा 3 साल तक। मुख्यमंत्री को भनक तक नहीं लगी, और कई यादव सिंह ऐसे निकलेंगे अभी सामने, बड़े बड़े माफिया निकलेंगे जो अभी जिनका तार कहीं ना कहीं किसी मंत्री से जुड़ा होगा या किसी बड़े लोगों से जुड़ा होगा। मैं तो एक बात कहता हूं, प्रारंभिक डिबेट में ये बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी के या तो खिलाफ ये कोई साजिश है सरकार के खिलाफ, कि उनके ही लोग अंदर बैठ के साजिश कर रहे हैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करने की। तो जो सत्ता में जिस तरीके से योगी जी आए थे जीरो टॉलरेंस की बात करके, और अब चुनाव 1.5 साल आने वाला है, और ये एक जो बड़ा दाग लगा है, ये अनामिका शुक्ला तो वो अपने जीवन में जिंदगी भर जो उसके दाग लग गया है कि ये अनामिका शुक्ला का नाम जो जिस तरीके से उसको तो पीड़ा पूरी सहने पड़ेगी, अपने पूरे जीवन सहने पड़ेगी। और पढ़ी लिखी महिला है, उसको कितने अच्छे उसके मार्क्स हाई स्कूल से लेके और स्नातक तक आए, ऐसे लोग नौकरी से बाहर हैं। और ये शिक्षा माफिया, देखिए प्रदीप जी, इसको समझना होगा कि जिस मध्य प्रदेश में क्या हुआ, व्यापक घोटाले में 40 लोगों की हत्याएं हो चुकी, आज तक व्यापक घोटाला ठंडे बस्ते में चला गया, क्या ये घोटाला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? एसटीएफ जांच कर रही है, डीजी ने एसटीएफ को दे दिया, एसटीएफ बड़ी चीज नहीं है। सवाल इस बात का है कि अब इस सरकार को चाहिए कि जो ये दाग लगा है, इस दाग में जो भी नेक्सेस है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके चेहरे को सरकार खुद बेनकाब करे और अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, क्योंकि अब प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि आखिर ये शिक्षा घोटाला, ये भर्ती घोटाला जो हुआ है, घोटाले समाजवादी पार्टी में हुए, भर्ती पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, क्या वो दाग उनके पास से हट पाया? तो आकाश जी इस बात से इस चीज को नहीं वो बच पाएंगे कि जो ये दाग लगा है, इस दाग का कहीं ना कहीं असर आने वाले समय में पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो सरकार फिर इसको कार्रवाई अच्छी तरीके से करके, चाहे वो सीबीआई जांच के रूप में हो, चाहे वो रिटायर्ड जस्टिस के रूप में हो, स्पष्ट करे और जल्दी से जल्दी करे, जांच करे। इसमें अब 2 सवाल उठ करके आ रहे हैं, आखिर अनामिका शुक्ला का कसूर क्या था? एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस लिहाज से कि आखिर अनामिका शुक्ला का कसूर क्या है। क्या उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लिए, और जब नौकरी के लिए गई तो वो उनका परिवार आगे बढ़ाने के कारण वो नौकरी पर नहीं जा पाई, जिसका क्या उनका ये कसूर है? क्या सवाल ये भी है जो प्रभात त्रिपाठी उठा रहे कि क्या कुछ लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि साफ सुथरी छवि के साथ काम किया जाए, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, कोरोना के पीरियड में भी लगातार काम किया है। तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो उनकी छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अनामिका शुक्ला का कसूर क्या है, उसको इंसाफ कब मिलेगा और अनामिका को कैसे इंसाफ मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक सवाल और जुड़ गया है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं? कौन है ये लोग? क्या उनकी शिनाख्त हो पाएगी? क्योंकि 3.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छी छवि के साथ में काम करें और बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी छवि को दाग लगाया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम रुख करेंगे, उनका आकाश का रुख करेंगे। आकाश जी, सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या कुछ लोग मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रदीप जी, मैंने कल भी चर्चा में आपसे कहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम किया है वो उसको नहीं, बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है। क्या सरकार के अंदर रह करके भी सरकार के अंदर प्रदीप जी अगर कोई है तो वो तो उससे भी बड़ा अपराधी है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के जो अभी तक हम लोगों की जानकारी है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के कुछ ऐसे नेता हैं जो जानबूझ के इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। सवाल ये उठता है कि सुप्रिया के पिता महिपाल ने
50,000 में अपनी भैंस बेच करके 50,000 कर्ज लेकर के 1 लाख रुपए में अपनी बेटी को नौकरी दिलाई। वो पिता धन्य है जिन्होंने इतना कुछ करके दिलाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इस तरह से नौकरी पा रहे हैं, क्या वो सही से अपना परफॉर्म कर पाएंगे? प्रदीप जी, एक चीज ये समझने की है कि जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्तियां होती हैं जी, वो जिलों में ही होती हैं। उसमें डाइट के प्रिंसिपल, बीएसए और डीएम का एक नॉमिनी, एक पूरी कमेटी बनती है जो उसका नियुक्ति करती है और संविदा पे नियुक्ति होती है 1 साल के लिए। कोई उसकी प्रदेश की सरकार से ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार का प्रकरण हमारे सामने आया है, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने पीसी में ये साफ कहा है कि अब हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जिले में पनपने ही न पाए। कब करेंगे? सवाल ये उठा कि मैंने 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कब करेंगे ऐसी व्यवस्था? मैंने कहा कि प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क के माध्यम से आप ये अगर मुझे जो बता काम हम दीजिए, आज कर रहे हैं, अगर ये काम पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ, आप प्रेरणा ऐप से आप कर रहे हैं, सरकार आपकी चल रही है, बाहर के लोग अंदर आके ये गठजोड़ नहीं कर सकते हैं। पैसे का लेन देन ब्यूरोक्रेट के साथ और बीएसए के साथ, नहीं कोई सरकार के ही लोग कर सकते हैं, विपक्षी दल के लोग नहीं कर सकते। प्रभात जी, विपक्षी दलों की सरकार चली गई, सत्ता के बाहर हो गई। प्रभात जी, मैं कह रहा हूँ आपको देना है। मैं कह रहा हूँ क्या साजिश मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रही है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करे, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, अगर वो एक चपरासी भी है और अगर वो किसी जिले का डीएम भी है, अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और करते हैं। जी, सवाल ये है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि इतनी कार्रवाई के बावजूद भी वो लगातार रैकेट को अंजाम दिए हुए हैं? प्रदीप जी, एक कहावत कही जाती है खास करके पूर्वांचल में कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये जो लोग पिछले 15-20 सालों में एक पूरा अपना रोजगार बना लिए थे कि चाहे वो कोई भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो या अन्य किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्वास्थ्य की भर्ती हो या किसी भी विभाग की भर्ती हो, उनका एक पूरा सिंडिकेट चलता था कि इतना पैसा दीजिए और भर्ती हो जाए। और पिछली, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ आरोप लगा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि जब तक इनकी सरकार थी 5 सालों में, इन्होंने जितनी भी भर्तियां की, एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष, इन दोनों को छोड़ के बाकी इन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को किनारे लगा दिया। लगातार सवाल पूछ चुके हैं आकाश राय जी, उनकी जब सरकार थी उनसे मीडिया ने जबरदस्त तरीके से सवाल पूछा था, इसमें कोई शक नहीं। एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे, ये तो बात हो गई जो कस्तूरबा गांधी की, लेकिन प्राथमिक विद्यालय जो हैं उसमें भी इसी तरीके से फर्जीवाड़े निकल के सामने आ रहे हैं। बाराबंकी की बात करता हूं, एक प्रधानाध्यापक ही फर्जी मार्कशीट से नौकरी करते पाए गए, 3 लोग वहां पर नौकरी करते पाए गए, सहायक अध्यापक रजत, सीतामऊ के अभिषेक त्रिपाठी और रामनगर के नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शशिकांत मिश्रा जी। ये 3 लोग फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करते पाए गए और तब बीएसए ने उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कहेंगे? प्रदीप जी, वही मैं कह रहा हूं कि आखिर ये सरकार की मंशा अच्छी है, वो चाहती है कि भ्रष्टाचार बंद हो। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उससे जो उसने सरकार का, आम जनता का जो पैसा खाया है उसकी रिकवरी कराई जाए। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में पनपे, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन कौन है वो लोग जो आदतों से बाज नहीं आ रहे? प्रदीप जी, आपने खुद चर्चा की शुरुआत में कहा था कि पिछले 10-15 सालों से एक पूरा सिंडिकेट चला आ रहा है। नहीं, ये तो सदियों से, कई दशकों से चला रहा है। वही चीज मैं कह रहा हूं, लेकिन उस सिंडिकेट को तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और चाहे वो, मैंने जैसा पहले कहा कि भ्रष्टाचार 1 रुपए का हो चाहे 1000 करोड़ रुपए का हो, उत्तर प्रदेश की सरकार में हम उसको माफ नहीं करेंगे और सीरियसली एक नजीर ऐसा बनाएंगे कि दोबारा कोई इस प्रकार की हिमाकत न करे। ठीक है प्रदीप सिंह जी, वो कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, कई दशकों से ये एक सिंडिकेट बन गया है, उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, वो धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रदीप जी, ये इतनी ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि जब मामला उच्च न्यायालय में पहुंचता है तो सरकार की आंख खुलती है। यही कारण है प्रयाग में जब राहुल सिंह जी FIR कराते हैं कि हमसे 7.5 लाख रुपए कृष्णलाल पटेल जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने ले लिए, उनकी विवेचना में जब सारी बातें निकल कर आती है तब सरकार की आंखें खुलती हैं।
उसके बाद इतना ही नहीं, आप ये बताइए कि पूरी डायरी बरामद होती है जिसमें 20 लोगों के नाम होते हैं, जिसमें 18 का सिलेक्शन हो चुका होता है और इतना ही नहीं हो रहा है। अब लेकिन ये बात तो सच, लेकिन प्रदीप सिंह जी सवाल तो ये ठीक भी है ना, क्योंकि ये पहली बार कोई थोड़ी ना हुआ है, ये सिंडिकेट तो पिछले कई दशकों से चला रहा है, लगातार गड़बड़ियां हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी ईमानदार सरकार है कि जब लोग उच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं, वहां याचिका पड़ जाती है, तब सरकार की आंखें खुलती हैं। FIR हो जाती है राहुल सिंह जी की, इनसे 7.5 लाख रुपए ले लिए गए, तब सरकार की निगाहें खुलती हैं। वो डायरी बरामद हो जाती है, तब सरकार की निगाहें खुलती है। लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है, ये सारी चीजें सरकार ने नहीं खोली हैं। ये सारी चीजें जो पीड़ित वर्ग है उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट से खुलकर आती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, ये अनामिका जी जिन्होंने एक कठिन परिश्रम के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण की और जहां तक आई, इनका अपराध इसका इतना ही है कि योगी की सरकार में उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया कि हमें शिक्षा बनाया जाए और उसके बाद घोटाला होता है। आप ये बताइए 25 जगह लोग सैलरी ले रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे ले रहे हैं, सरकार को दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का एक व्यापक घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच किसी पुलिस ऑफिसर ने निश्चित रूप से निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय के किसी एक्टिंग माननीय न्यायाधीश के देख रेख में जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रदीप जी, निश्चित रूप से जांच होगी और जांच हो रही है। कब जांच होगी? जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं पांव से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, पंडित नेहरू के टाइम से लेके जीप घोटाले से लेके और सोनिया गांधी के टाइम तक कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, और यहाँ तक तो ये स्थिति हो गई है प्रदीप जी कि इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मजदूरों को बसों में भेजने के नाम पर घोटाला किया। यही हम कहना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की भोपाल गैस कांड के आरोपी एंडरसन को हवाई जहाज में भगाने का काम करते हैं, अगर वो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो बड़ा विरोध होता है। पहले आईना खुद को देखना चाहिए, फिर दूसरे को दिखाना चाहिए। नहीं कर रहे हैं आप, ये भी कांग्रेस को लोगों को पहले खुद आईना देखना चाहिए, फिर दूसरे को आईना दिखाना चाहिए। आपने ये भी कभी नहीं बताया जो OMU आपने साइन कराया है उसमें एक कदम भी सरकार आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी। सवाल है, इन सवालों का जवाब योगी सरकार को देना होगा। और अजय कुमार लल्लू जी पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, अजय कुमार लल्लू जी जब भी बाहर निकलेंगे भाइयों के लिए लड़ाई लड़ते हुए योगी सरकार से सवाल पूछते हुए एक बार फिर जेल जाएंगे और कांग्रेस का एक सिपाही सड़कों पे श्रमिक भाइयों के साथ खड़ा मिलेगा। ठीक है, लोगों ने श्रमिक भाइयों की मदद के लिए कहा कि हम करा रहे हैं, आपने उसमें भी घोटाला कर दिया है। घोटाले में खानदानी नीति चल रही है कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने कहां धोखा किया है? प्रदीप जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आप झूठ और देश के श्रमिक प्रवासी कब से हो गए? ठीक है, हम पूछना चाहते हैं। ठीक है भाई, हम प्रवासी मजदूरों पर डिबेट नहीं कर रहे प्रदीप जी। एक मिनट रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। रुकिए अरे कपिल जी, ये सवाल मोदी जी से भी है और योगी जी से भी है। ठीक है कपिल जी, सवाल यह उठता है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 दशकों से जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार खुले भी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का वो सफाई कर रही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि शायद कोई लोग जो है वो योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, अगर ताली कैप्टन को होती है तो गाड़ी भी कैप्टन को होती है। और अगर कोई मुख्यमंत्री हो करके अपने लोगों पे अगर लगाम नहीं लगा सकता है तो उसकी जवाबदेही उसको लेनी पड़ेगी। ये कह करके कि वो बड़े पाक साफ हैं, क्लियर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, ये किसकी आड़ लेना चाह रहे हैं? एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है कि एक आदमी के प्रमाण पत्र पर 25 जगह पे नौकरी, ऐसा कभी किसी ने सुना है क्या? आजाद भारत के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आकंठ भ्रष्टाचार हुई है और आप सिर्फ यही बात कर रहे हैं। इनके समय में तो 8 भर्तियां 3 साल के अंदर निकली, एक भी कंप्लीट हुई हो तो बताइए? एक भी कंप्लीट नहीं हुई। 3 बार पुलिस के लिए, तीनों बार पेपर लीक कर गया।
अभी 2016 की एक वांट चली, उसमें सीबीआई इंक्वायरी और सारी चीजें हो गई, फिर भी ये ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। अभी आप देखिए जो 69,000 शिक्षकों का मामला था वो भी इन्होंने अटका दिया, उसमें भी प्रयागराज के अंदर सारा भ्रष्टाचार खुल के आया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो इनके टिकट पर चुनाव लड़े हैं उनका नाम प्रकाश में आ रहा है, जो व्यापम में भी जुड़े हुए थे। तो ये किस तरह के लोग हैं और किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा जीरो टॉलरेंस की पार्टी है और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भ्रष्टाचार के मुक्त हैं। अरे भ्रष्टाचार के मुक्त कैसे हो सकते हैं? और किस पद के लिए भाजपा की सरकार के मुखिया और ये कहना कि प्रेरणा ऐप इनका तो लाया नहीं है, कपिल जी, आकाश राज जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति का नाम उजागर करिए जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, प्रेरणा ऐप इनका चल रहा है, उससे कपिल जी चल रहा है। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, आपको नाम बताना पड़ेगा। आकाश राज जी नाम पूछ रहे हैं उनका। आखंड धूप में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है यह सरकार है प्रदीप जी, और ये दूसरों पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सुन आप कपिल जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण देने पड़ेंगे। आकाश राज जी उसका नाम पूछ रहे हैं जिससे कि कार्रवाई कर सकें। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझको समझते हैं मैं सीबीआई हूं तो मुझको आप आरोप तो मैं लगाऊंगा। अगर कोई एक छात्र जो है, एक छात्र के प्रमाण पत्र पे 25 आरोप फर्जी आरोप आप क्यों लगाएंगे? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम शामिल है जो हमारे टिकट पे चुनाव लड़ चुका है। किस पद के लिए चुनाव लड़े थे, उनका क्या नाम है आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पंकज यादव उसमें मिले हुए हैं, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। ये सिंपल 419 और 420 में जो मुकदमे क्यों कायम किए इन्होंने? 419, 20, 67, 68, 71, 406 और 120 षड्यंत्र। नहीं कपिल जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का एक नेता शामिल है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता शामिल है उसका खुलासा करिए ना आपके न्यूज पे। लाखों लोग आपको देख रहे हैं। जुड़े हुए हैं। अभी जो 69 शिक्षकों का निकला है मामला उसमें भी पटेल साहब जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके भाजपा के नेता आखंड से भूखे नहीं हुए। हमें ये बताएं, आकाश जी कह रहे थे कि ये लोग जीरो टॉलरेंस रखते हैं, भ्रष्टाचार पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुझे बताइए कि आज तक माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की? एक कार्रवाई नहीं बता पाएंगे। उद्यान घोटाला हुआ, आज कपिल जी आपको नाम बताना पड़ेगा। उद्यान घोटाले में क्या हुआ? कपिल जी आपको नाम बताना पड़ेगा। आप इस तरह मैं एक एक चीज का आपका जवाब दूंगा, जो आपका सवाल होगा सारा जवाब दूंगा मैं। लेकिन जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं तो उनका आप नाम बताइए। और आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ चुके हैं चुनाव, तो किस पद के लिए चुनाव लड़े थे? समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए किसका हाथ था, किस नेता का नाम था, किस नेता ने भ्रष्टाचार किया था जो समाजवादी पार्टी के? मैं बता रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी के लोगों की असलियत मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके मुख्यमंत्री एक बलात्कार के आरोपी के लिए खड़े होकर उसी के मंच से वोट मांगते हैं, तब नैतिकता कहाँ चली गई थी आपकी? क्यों नहीं कराई सरकार? क्यों 419 मजिस्ट्रियल ट्रायल में कराया है? क्यों सेकंड ट्रायल में? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब बताइए ना। आप ही के नेता हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं बलात्कार के आरोपियों के बारे में कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आप नैतिकता की बात करते हैं, गजब स्थिति आप लोगों की। आपकी सरकार ने तो अभियुक्तों का साथ दिया है, क्यों कम कर प्रदीप जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, जिसमें 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो सरकारी काम करवाए हैं उसमें 97,000 करोड़ रुपए की धनराशि का कोई हिसाब ही नहीं है। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था? आकाश राज जी सवाल, कपिल जी एक मिनट शांत हो जाइए। आकाश राज जी तो सवाल ले जाए। कपिल जी ठीक है, आकाश राज जी सवाल ये, कपिल जी ठीक है, आ रहा हूं, दोबारा से आऊंगा आपके पास, और भी मेहमान जुड़े हुए। आकाश राज जी सवाल ये उठता है, 97,000 करोड़ का अगर घोटाला किया, जितना भी आप बता रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने घोटाला किया है तो वो आज तक जेल क्यों नहीं गए? प्रदीप जी उसकी जांच चल रही है, अलग अलग कब तक जांच चलेगी? आप देखिए, मैं बताता हूं, मायावती ने पूरे चुनाव प्रचार में ये कहा था कि हम अगर आएंगे तो अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुलायम सिंह यादव को और अमर सिंह को जेल भेजेंगे। दोनों जेल नहीं गए। ये राजनीतिक पार्टियां क्या ये आपस में घालमेल करती रहती है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा, कब जाएंगे जेल, जरा बताइए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी उसमें भ्रष्टाचारी होगा, चाहे वो छोटे लेवल
कांस्टेबल का हो चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, पार्टी का रुख करेंगे जी। उसका पूरी जांच होने के बाद और धीरे धीरे परतें खुलती हैं और लोग जेल जा भी रहे हैं। प्रदीप जी, प्रभात त्रिपाठी जी, क्या आज तक कोई बड़ा राजनेता, एक आध को छोड़ दीजिए, आ रहा हूँ कपिल जी रुकिए भाई, क्या आजम खान इनके भ्रष्टाचार के आरोप में या जेल है? नहीं ठीक है, 2-4 नेताओं की बात छोड़ दीजिए। कपिल जी एक मिनट रुकिए भाई, आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अरे कपिल जी एक मिनट सवाल ले लें। ठीक है भाई, आपकी बात हो गई। आप प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम ठीक है प्रभात त्रिपाठी, कपिल जी बात हो गई भाई आपकी, आप जो थोड़ा शांत हो जाइए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। रुकिए प्रभात त्रिपाठी, क्या कुछ 2-4 नेताओं को छोड़ करके क्या कोई बड़ा नेता कभी जेल जाता है? प्रदीप जी, आज तक कोई बड़ा नेता लालू को छोड़ के कोई जेल नहीं गया, क्योंकि लालू ने कभी इधर इस पाले में अपना गठजोड़ नहीं किया। ये राजनीतिक गठजोड़ होता है। मायावती से सवाल जेल क्यों नहीं गए? सुनिए, देखिए रिवर्स फ्रंट की जांच अभी तक जांच होगी, लोग जेल कब जाएंगे? जब दूसरी सरकार बन जाएगी, तीसरी सरकार बन जाएगी। जनता को भ्रमित किया जाता है, जनता को भरमाया जाता है, सिर्फ ये बात कह के मंचों से चुनाव प्रचार में अच्छा लगता है ये, लेकिन वाकई में ये इस देश में घोटाले जिस तरीके से हो रहे हैं, गरीब आदमी मारा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अनामिका की क्या गलती है? अनामिका जो पढ़ी लिखी महिला है, सरकार उसको नहीं, पिछली सरकार ने अगर लाखों करोड़ के घोटाले किए तो उनके लोग जेल क्यों नहीं गए? प्रदीप जी, इसको आप समझिए, योगी की सरकार चल रही है, पिछली सरकारों की जांच कहां चली गई? क्यों ठंडे बस्ते में 3.5 साल का समय बहुत होता है, क्यों नहीं जांच अभी तक पूरी करके उसको अग्नि जामा पहनाया गया? देखो प्रदीप जी, इसमें एक मैकेनिज्म पूरा बनाना पड़ेगा। हम ब्यूरोक्रेट के हाथ में छोड़ते हैं, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस में मंत्री भी शामिल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, बीएसए प्रमुख सचिव शिक्षा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन अधिकारी का जिन्होंने कई विभाग में जाकर घोटाले किए। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके आज इस डिबेट में, इस माध्यम से जिसका सार कोई निकले, कि मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से इसको जल्दी से जल्दी स्वयं एफबीसी करें और इस मामले को हल्के में ना लें। कि मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी और मंत्री अगर 3.5 साल तक ये घोटाला होता रहा, पैसे निकलते रहे फर्जी नामों से, तो मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी के तहत मंत्री को भी रिमूव होना चाहिए और ब्यूरोक्रेट को रिमूव होना चाहिए। जो दिखाई दे, देखिए न्याय प्रक्रिया में न्याय डिले अगर होता है तो वो उसको न्याय नहीं मानते हैं, वो अन्याय के रूप में चला जाता है। और ये न्याय जस्टिस अगर सरकार ने 0 टॉलरेंस की है, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कोई दाग नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये हुआ है, तो ये टाइम बाउंड के आधार पे इसमें जांच होनी चाहिए और पिछली सरकारों जैसा ये ना रहे। अगर इनको अपने छवि को ठीक ठाक रखना है तो ये इसको जल्दी से मुख्यमंत्री इसको टैकल करे और कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट फॉर्म करे। देखिए, चाहे वो अपना आपका खास आदमी हो, चाहे पार्टी का खास नेता हो, जो ये सॉल्वर, जो ये गिरोह पूरा, जितने भी ये नेक्सस लोग हैं, ये हर सरकार में आके ये मजबूत हो जाते हैं। आप ये बताइए, योगी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के जितने भी सॉल्वर थे या जितने भी इस तरीके के लोग थे, वो कैसे इस सरकार में हावी हो गए? बिल्कुल, सवाल यही है कि कैसे पिछली सरकार के लोग इस सरकार में हावी हो गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल आएंगे आपके बात में। आरपी मिश्रा जी का रुख करेंगे। आरपी मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये आरोप तो लग रहा है, लेकिन अगर कृत्य ही ऐसे हो तो इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार में भी इस सरकार के दोहरे मापदंड है। राजधानी लखनऊ में आजकल सुर्खियों में विषय है कि 89 शिक्षिकाओं को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई चल रही। 89 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई थी, वहां पद था, कहा कि मृत पद भी नियुक्त हो गई। जो अधिकारी कंसर्न थे वो बहाल होकर के कार्य कर रहे हैं। वहां पर यहीं पर बालिका, और ये केवल बालिका विद्यालय, ऐसा नहीं होता कि यहाँ बालक विद्यालय नहीं देखा गया, वही चीज और उससे गंभीर अनियमितताएं कालीचरण इंटर कॉलेज में हुई नियुक्तियों में। तो 89 टीचर्स को बराबर प्रताड़ना मिल रही है कि वो मृत पद पे नियुक्त हो गए, क्वालिफाइड है, इंटरव्यू दिया, योग्यता उनकी है, पद है, मृत पद है। ये तो नियुक्त अधिकारी को देखना चाहिए था, प्रबंधक और जो आपके न्यास है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही चीज, उससे गंभीर चीज कालीचरण इंटर कॉलेज में वो वार्ड है, तो वहां कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। राजधानी में दोहरा मापदंड भ्रष्टाचार में, कि वहां पर जो नियुक्तियां बीटीसी अनिवार्य रूप से नियुक्त होनी चाहिए, 22 बीटीसी थे और उनकी नियुक्तियां नहीं की गई। एक टीचर थी जिसकी नियुक्त हुई और उस नियुक्त शिक्षिका सारिका खान की, उसकी जगह अनिल कुमार यादव
जब वहां अनुमोदन के लिए गया, वो नियुक्त होकर के आ गए। वहां के प्रधानाचार्य न्यास ने जांच की, डॉक्टर महेंद्र कुमार राय ये दोषी हैं कूट रचना के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये दोहरा मापदंड राजधानी लखनऊ में कि बालिका विद्यालयों में नवासी टीचर को सर्विस से निकाले। मानी शर्मा जी ने वेतन रोका गया था, हस्तक्षेप किया सामान्य ओम प्रकाश शर्मा जी ने कि किसी को बिना कारण नहीं निकाला जा सकता, उनको टर्मिनेट करने कार्रवाई। और वहीं पर जो बालक विद्यालय है कालीचरण नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक करें जी, ठीक है, आएंगे दोबारा से, मेरे पास समय नहीं था। आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय जी, सवाल ये उठता है कि आखिर अनामिका शुक्ला का कसूर क्या है, उसको उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? दूसरा, जो लोग मुख्यमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं, कब उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाएगा, जिससे आइंदा कोई दूसरा लोग इस तरह से हिमाकत ना कर सके? प्रदीप जी, मैं आपके पहले सवाल का दूसरे सवाल का दोनों का जवाब दे रहा हूं कि जांच चल रही है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार में बैठा हुआ कोई अधिकारी हो या सरकारी नौकरी कर रहा हुआ कोई कर्मचारी हो या फिर कोई सामान्य आदमी हो या किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता हो या कोई भी हो, जो भी इस जद में आएगा, जिसने भी गलत किया होगा, उसको हम जेल भेजेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रदीप जी, आपने कहा कि कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता है। अखिलेश यादव जी के कैबिनेट के 2 मंत्री आज जेल में है। जब हम चुनाव प्रचार में गए थे तो हमने कहा था कांग्रेस ने अपने कुछ मंत्रियों को जेल भेज दिया, आपने समाजवादी पार्टी के 2 लोगों को जेल भेज दिया। मैं सवाल ये उठा रहा हूँ, अखिलेश यादव कब जेल जाएंगे, मायावती कब जेल जाएंगी? अगर अरबों करोड़ का घोटाला किया आप लोग कह रहे हैं, तो ये लोग जेल कब जाएंगे? अगर क्यों जेल जाते हैं? प्रदीप जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी इनके कैबिनेट के 2 मिनिस्टर, आप सोचिए, एक बलात्कार के आरोप में जो भ्रष्टाचार के आरोप में। ठीक है, बसपा ने, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आकाश राय ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड जांच की जाएगी और ये हमेशा की तरह नहीं होगा कि जैसे दूसरी जांचें होती थी, वो ठंडे बस्ते में जांच नहीं जाएगी और इसके परिणाम जरूर सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के 2 मंत्रियों को जेल भेजा जा चुका, उनका दावा है, और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी, लोगों को जेल भेजा जाएगा और जो लोग सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल लेकिन सबसे बड़ा यही है कि आखिर अनामिका शुक्ला को न्याय कब मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।